नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वैक्सीन बजट का 35,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुआ। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार से सवाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सवालों में मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी, विपक्ष के बाद अब कोर्ट भी हुआ कड़क। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अधिकारियों पर हत्या का केस होना चाहिए, वैक्सीन को लेकर केंद्र पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वैक्सीन बजट का 35,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुआ, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार से सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर सरकार से सवाल पूछा कि वैक्सीन बजट के लिए 35,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। कांग्रेस महासचिव पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन पर आंकड़ों को रखते हुए लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मई महीने में वैक्सीन उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़, वैक्सीन उत्पादन हुआ 7.94 करोड़ और वैक्सीन लगी 6.1 करोड़। जून में सरकारी दावा है कि 12 करोड़ की वैक्सीन आएंगी। कहां से? क्या दोनों वैक्सीन कंपनियों की उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया? वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ कहां खर्च किए? अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। इससे पहले बुधवार को भी उन्होंने यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की मांग करते हुए फेसबुक पर लिखा था कि आज देश में प्रतिदिन औसतन 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। केंद्र सरकार की ढुलमुल वैक्सीन नीति ने टीकाकरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है। कांग्रेस ने बुधवार को मुफ्त वैक्सीन की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हैशटैग अभियान चलाया। प्रियंका ने दावा किया, भारत के लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या? वैक्सीनेशन सेंटर पर ताले, एक देश में वैक्सीन के 3 दाम। अभी तक सिर्फ 3.4% आबादी का फुल वैक्सीनेशन, जिम्मेदारी त्याग कर भार राज्यों पर डालना, दिशाहीन टीका नीति। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिसंबर 2021 तक हर भारतीय का वैक्सीनेशन करना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन 70 से 80 लाख लोगों को टीका लगाना पड़ेगा, लेकिन मई महीने में औसतन प्रतिदिन 19 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी है। प्रियंका गांधी जिम्मेदार कौन सीरीज के तहत सरकार से हर दिन वैक्सीनेशन और कोविड-19 को लेकर सवाल पूछ रही है। उन्होंने यह भी कहा था, मोदी सरकार की विफल वैक्सीनेशन पॉलिसी के चलते अलग अलग दाम पर वैक्सीन मिल रही है। जो वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिल रही है, वही राज्य सरकार को 400 रुपए में और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिल रही है। वैक्सीन तो अंततः देशवासियों को ही लगेगा, तो फिर यह भेदभाव। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सवालों में मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी, विपक्ष के बाद अब कोर्ट भी कड़क। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के असर को कम करने के लिए और तीसरी लहर के प्रकोप से बचने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम जारी है। अब तक पूरे देश में 22 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई इस नीति पर अब लगातार निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष पहले ही केंद्र की वैक्सीन नीति को फेल करार दे रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सख्त सवाल पूछ लिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने का दावा करने वाली केंद्र सरकार इस वक्त अपनी ही वैक्सीन नीति को लेकर चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। देश में जारी टीकाकरण अभियान को लेकर सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाया। केंद्र को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 से 44 साल की उम्र के लिए लागू मौजूदा वैक्सीन नीति तर्कहीन और मनमानी है। अदालत ने यह भी पूछा कि आम बजट में वैक्सीन के लिए जिन 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ था, उनका इस्तेमाल यह क्यों नहीं किया जा रहा है। वैक्सीनेशन में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश के नागरिकों के अधिकार संकट में हो तब अदालत इस तरह मूक दर्शक नहीं बन सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र की वैक्सीन नीति का पूरा हिसाब किताब मांग लिया है। अब केंद्र को बताना होगा कि उसने कब कब वैक्सीन खरीदी, पूरे देश को वैक्सीन लगाने के लिए उसका क्या प्लान है। अदालत में ये जवाब 2 हफ्ते में देने होंगे। अभी देश में वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को तवज्जो दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। अदालत का कहना है कि देश के ग्रामीण इलाकों में बड़ा तबका ऐसा है जिसकी पहुंच इंटरनेट तक नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और फिर टीका कैसे लग पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को अपनी वैक्सीन नीति में बदलाव करना चाहिए और लोगों की परेशानियों को देखते हुए इसे तैयार करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अधिकारियों पर हत्या का केस होना चाहिए, वैक्सीन को लेकर केंद्र पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट लगातार सख्ती बरत रहे हैं। बुधवार को जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि कोर्ट चुपचाप बैठकर मूक दर्शक नहीं बना रह सकता है, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने वैक्सीन निर्माण को लेकर और भी सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में जरूरत की पूर्ति के लिए बहुत स्कोप और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए मौजूदा क्षमता को दबाकर बैठे अधिकारियों पर हत्या का मामला चलना चाहिए, क्योंकि इससे इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि सारे लोग हाथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक डर की मानसिकता के चलते ऐसा नहीं हो रहा है।
है। भारत में जो क्षमताएं हैं वो विदेशी कंपनियों के हाथ नहीं लगना चाहिए। जस्टिस मनमोहन और नाजिम वजीरी की बेंच ने कहा कि दिक्कत इस डर की मानसिकता की है कि विजिलेंस इंक्वायरी बैठ जाएगी, ऑडिट हो जाएगा, पुलिस जांच होगी। बताइए उनको कि यह जांच और ऑडिट रिपोर्ट की चिंता करने का टाइम नहीं है, इसके चलते मौतें हो रही हैं। दरअसल संभावनाओं पर बैठे हुए कुछ लोगों पर तो हत्या का केस होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को पैनेसिया बायोटेक के नमूने को क्लियरेंस देने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। यह कंपनी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के प्रोडक्शन के लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग के साथ सहयोग कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर वैक्सीन को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है तो सरकार को बस ये देखना चाहिए कि कंपनी जो सैंपल तैयार कर रही है वो मौजूदा मापदंडों के मुताबिक हो। कोर्ट ने ब्रिजिंग ट्रायल की शर्त पर पूछा कि आप उनका ब्रिज ट्रायल क्यों करवाना चाहते हैं, जब आपने ब्रिज ट्रायल आयातित वैक्सीन के लिए रखा है। आपने आयातित वैक्सीन के लिए इस शर्त को हटा दिया है तो फिर घरेलू निर्माता पर यह शर्त क्यों है। हाई कोर्ट दिल्ली की कंपनी पैनेसिया बायोटेक की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस कंपनी ने एक ऑर्बिटल अवार्ड के रिलीज की मांग की है। कंपनी ने कहा है कि उसे जल्द ही फंड की जरूरत है क्योंकि उसने कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल बैच तैयार कर लिए हैं और बड़े स्तर पर निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। बेंच ने कहा कि देश में वैक्सीन निर्माण का स्कोप और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन इसे छुआ नहीं जा रहा है। केंद्र को इस पर सोचना चाहिए, इस क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए। आप इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। विदेशी कंपनियां आ रही हैं, उनके लिए ये क्षमताएं नहीं छोड़ी जानी चाहिए। आपके अधिकारी ये बात नहीं समझ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता को याद आया शोले का गब्बर, कहा केंद्र की तानाशाह सरकार के खिलाफ तनकर खड़ी हो राज्य सरकारें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को याद आए गब्बर सिंह। शोले फिल्म के गब्बर सिंह के डायलॉग के सहारे तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने भाजपा विरोधी राज्य सरकारों से एकजुट होने की अपील की है। ममता ने गैर भाजपा सरकारों से अपील की है कि वे केंद्र की तानाशाह मोदी सरकार के खिलाफ तनकर खड़े हों। उन्होंने कहा जो डरते हैं वो मरते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से डरने की बजाय इस तानाशाह सरकार के खिलाफ डटकर अपनी आवाज बुलंद करें बिना किसी डर के। ममता ने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपनी योजना में कामयाब हो जाएगी और संघवाद को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। ममता ने कहा हम उनकी धमकियों से नहीं डरते, जो डरते हैं वो मरते हैं। बंगाल ने कभी हारना नहीं सीखा, हम हमेशा अपना सिर उठाकर चलेंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कई फ्रंट पर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने, अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में आई गिरावट को संभालने समेत कई समस्याओं से निपटने में सरकार नाकाम रही है, इसलिए वह लोगों का ध्यान भटकाने में लगी है। ममता ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री एक साथ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। सभी मुख्यमंत्रियों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने कहा हमें लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, हम लड़ते रहेंगे। ममता ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच हमेशा से एक लक्ष्मण रेखा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर ने इस पर काफी जोर दिया था। सरकारिया कमीशन में इसके बारे में स्पष्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा है। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र में कंसल्टेशन की प्रक्रिया है लेकिन वे 48 घंटे में एक के बाद एक चिट्ठियां जारी कर देते हैं बिना किसी कारण या अधिकार के। आप लोगों को न्याय नहीं दे सकते लेकिन ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाकर बार बार अन्याय कर सकते हैं। ममता ने कहा कि हम जंग लड़ेंगे, हमें इस जंग को लड़ने से कोई नहीं रोक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोनिल पर बाबा रामदेव के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मेडिकल एसोसिएशन। जी हां दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 1000 करोड़ रुपए के मानहानि दावे के नोटिस के बाद योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने विरोधी कदम उठाया है। आरोप लगाया कि रामदेव पतंजलि की कोरोनिल दवा के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं और भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं। डीएमए ने रामदेव को ऐसा करने से रोकने के लिए बुधवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बारे में एक ट्वीट करते हुए बार एंड बेंच ने जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने 22 मई को रामदेव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई थी क्योंकि रामदेव ने कथित तौर पर एलोपैथी को स्टूपिड साइंस कहा था। यही नहीं, एसोसिएशन से जुड़े कई डॉक्टरों ने रामदेव के बयानों का विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नागरिकों के हक छीने तो मूक दर्शी रह सकती अदालतें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। 45 साल से अधिक आयु वाले लोगों को फ्री टीका लगाने और उससे कम वालों के लिए पेड वैक्सीन को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि पहली नजर में ही यह चिढ़ाने वाला और मनमाना है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह रोड मैप पेश करे कि आखिर कैसे दिसंबर के अंत तक वह देश में सभी वयस्क लोगों को टीका लगाने की बात कर रही है। इससे पहले सरकार ने कोर्ट में कहा कि वह इस साल के अंत तक सभी लोगों के टीकाकरण के लिए काम करेगी। बता दें कि विपक्ष की आलोचना के जवाब में भी सरकार कई बार यह बात दोहरा चुकी है। वैक्सीनेशन की पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 से 44 साल के लोग न सिर्फ संक्रमण का शिकार हो रहे हैं बल्कि उसके चलते और भी कई हैं। लंबे समय तक उन्हें अस्पतालों में रहना पड़ रहा है और मौतें हो रही हैं। यही नहीं, सरकार की ओर से इस तर्क पर भी अदालत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की गई कि नीतियों को लागू करने से कोर्ट को दूर रहना चाहिए। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे वक्त में अदालत मूक दर्शक नहीं रह सकती। जब नागरिकों
के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान यह नहीं कहता कि जब नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो अदालतें मूक दर्शक बनी रहे। बेंच ने सरकार से कहा कि आखिर बजट में वैक्सीन के लिए तय किए गए 35,000 करोड़ रुपए अब तक कैसे खर्च हुए हैं और 18 से 44 साल वाले लोगों के लिए उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार से एफिडेविट दाखिल कर यह बताने को कहा कि उसने कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी की कब और कैसे खरीद की है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मंगलवार को कहा था कि आखिर युवाओं को कोरोना के इलाज में प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है। अदालत ने कहा था कि 80 साल की आयु तक पहुंच चुके लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं, ऐसे में उनकी बजाय युवाओं को तरजीह। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश बोले, भाजपा सरकार को झुकना ही पड़ा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीबीएसई की ही तरह अन्य शिक्षा परिषदों तथा राज्य बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग की है। अखिलेश ने बुधवार को ट्वीट किया, परीक्षार्थियों अभिभावकों के दबाव के आगे असंवेदनशील भाजपा सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने का फैसला उन्हें लेना ही पड़ा। उन्होंने इसी ट्वीट में कहा, अब इसी आधार पर अन्य बोर्ड एवं राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द की जानी चाहिए। अखिलेश शुरू से ही यह मांग कर रहे हैं कि जब तक सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 का टीका नहीं लग जाता तब तक कोई परीक्षा आयोजित न कराई जाए। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही आईएससी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जो चिंता है उसे दूर किया जाना चाहिए। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों को छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव के खिलाफ चलाया जाए देशद्रोह का केस, बिहार की अदालत में दायर याचिका में मांग। जी हां दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार की एक अदालत में याचिका दायर कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश नामक व्यक्ति ने अपने वकील सुधीर कुमार ओझा के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में रामदेव के खिलाफ याचिका दाखिल की। प्रकाश इससे पहले भी कई शीर्ष राजनेताओं, बॉलीवुड कलाकारों और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ याचिका दायर कर चुके हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेंद्र राय की अदालत के समक्ष दायर याचिका में बाबा रामदेव के बयानों को धोखाधड़ी करार देते हुए उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अलावा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी। गौरतलब है कि पतंजलि समूह के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव ने हाल ही में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली समेत कोविड रोधी टीके को लेकर कुछ विवादास्पद बयान दिए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ विवादास्पद बयान को लेकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए मोर्चा खोला हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेता रामदेव के बयान की निंदा कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल और प्रियंका गांधी का केंद्र पर वार, टीकाकरण नीति को बताया ढुलमुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा, आज देश में प्रतिदिन औसतन 19 लाख लोगों को टीका लग पा रहा है। केंद्र सरकार की ढुलमुल टीका नीति ने टीकाकरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया, भारत के लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त टीका की नीति बनेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या? टीकाकरण केंद्रों पर ताले, एक देश में टीके के 3 दाम, अभी तक मात्र 3.4% आबादी का पूर्ण टीकाकरण, जिम्मेदारी त्याग कर भार राज्यों पर डालना, दिशाहीन टीका नीति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक वीडियो जारी कहा, एक टीका ही है जो पूरी दुनिया को और भारत को कोविड से बचा सकता है, इसलिए हमारी मांग है कि देशवासियों को मुफ्त में टीका लगाया जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से लोगों की मौत की जिम्मेवार है केंद्र सरकार, एनडीटीवी से बोले असदुद्दीन ओवैसी। जेएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश के कोरोना की दूसरी लहर से होने वाली मौतों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। एनडीटीवी से बात करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि मैं एविडेंस की बुनियाद पर कह रहा हूं। जब तमाम डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी तो इसके मुताबिक इंतजाम क्यों नहीं किया गया? पीएम ने इस सलाह को नहीं सुना और अपनी मर्जी से फैसले किए। उन्होंने कहा कि पीएम ने देश को वादा किया था कि कोरोना के खिलाफ रोड मैप तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही 8 अप्रैल को कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास करके पीएम के नेतृत्व को सराहा। इस सब की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। पीएम ने कहा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट के मैदान पर और कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली। ओवैसी ने कहा कि दूसरे देशों ने अपने लिए वैक्सीन का इंतजाम कर लिया, लेकिन हम समय पर नहीं चेते और दूसरे देशों को निर्यात करते रहे वैक्सीन। ऑक्सीजन के लिए भी जिम्मेदारी देश के पीएम और उनकी सरकार की है। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि ऑक्सीजन की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री पर है। ऑक्सीजन दिलाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। पीएम की अक्षमता को मोदी भक्त सिस्टम पर डाल रहे हैं। ना आपने वैक्सीन ऑर्डर की, न एडवांस पेमेंट दिया। ओवैसी ने कहा कि आपने एडवांस पेमेंट मार्च में दिया, एक तरह से आपने दूसरी लहर को दावत दी है।
4.5 महीने में देश की आबादी के 3.2 लोगों की वैक्सीन के डोज मिले हैं। 16 करोड़ लोगों को एक डोज मिला है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आ गई है तो क्या होगा? यही नहीं, वैक्सीन पर भी सरकार झूठ बोल रही है। न ही वैक्सीन का ऑर्डर दिया और न ही एडवांस। हालत यह है कि राज्य आज वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं। तीसरी लहर के लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? फाइजर ने दिसंबर 2020 में इजाजत मांगी थी भारत में आने की, लेकिन आपने जून में दी। ये तरीका है। 200 करोड़ डोज की बात भी झूठी है। शवों के अंबार लग चुके हैं। दूसरी लहर में 4 से 5 लाख लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे कहते हैं कोरोना पर कामयाबी हासिल कर ली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा यही है मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए कहा, अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर, यही मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए कहा, विकास दर -7.3, बेरोजगारी दर 12%, दूसरी लहर 1 करोड़ नौकरियां खत्म, 2020 में 97% लोगों की आय घटी, पेट्रोल 100 रुपए, सरसों का तेल 200 रुपए, रसोई गैस 809 रुपए। अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर, यही मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इससे पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, दाल, सरसों, दूध और घी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, फिर भी कहे सब चंगासी। सुना है 30 दिनों में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लगता है सेंट्रल विस्टा के प्रधान निवास, कार्यालय, महाविमान व भाजपाई चुनाव खर्च का बोझ जनता के टैक्स के कंधों पर आ गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को 2020-21 की चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए। सरकार द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक चौथी तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 1.6% की दर से बढ़ी। हालांकि पूरे वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी में 7.3% की गिरावट देखने को मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार अपने खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर रही, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, बीकेयू लीडर राकेश टिकैत लगातार सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में एक और ट्वीट कर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की सत्ता अपने खिलाफ एक शब्द को बर्दाश्त नहीं कर रही, लेकिन यही सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी और एमएसपी पर कानून भी बनाएगी। इससे पहले राकेश ने एक और पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था, महंगाई इतनी बढ़ी है, अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो उसको सजा मिलेगी। राजा के खिलाफ बोलना मतलब सजा का हकदार है वो। राकेश ने आगे कहा था, यह आंदोलन फसल और नस्ल बचाने का है, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। राकेश ने आगे कहा कि कृषि के तीनों काले कानूनी फांसी का फंदा साबित होंगे। किसानों के लिए जब तक कानून रद्द नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के इस पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे। इकबाल नाम के यूजर ने राकेश टिकैत के ट्वीट पर कमेंट कर लिखा, या तो हिटलर रहेगा या फिर किसान। किसान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन यह तो सबको पता है कि हिटलर आज कहां है और आज उसको किस रूप में याद किया जाता है, यह भी सब जानते हैं। धैर्य रखो। ह्यूमन नाम के यूजर ने कहा, आप भी अब धार्मिक क्रिया की तरह सुबह सुबह सरकार के खिलाफ केवल एक ट्वीट करके सो जाते हैं। सुरेंद्र नाम के शख्स ने पूछा, क्या ये सरकार हम किसानों की बात मानेगी? प्रशांत नाम के यूजर ने कहा, पता घंटे का नहीं, बातें न्यूक्लियर पावर की करनी है। एक यूजर ने लिखा, किसान से जिद्दी कोई नहीं होता, बंजर से बंजर जमीन में फसल लहराते हैं, तो ये हमारी ही बनाई सरकार क्या चीज है? तो कोई बोला, जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार से राहुल गांधी के 3 सवाल। ब्लैक फंगस को लेकर किया जोरदार हमला। जानिए क्या है राहुल के सवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से पहले ही 2-4 हो रहे देश में ब्लैक फंगस ने तांडव मचा दिया है। हर दिन इसके मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट कर सरकार से 3 तीखे सवाल पूछे हैं। गौरतलब है कि ब्लैक फंगस से पूरा देश जूझ रहा है। हजारों लोग इसकी चपेट में आकर बीमार हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फंगस के खिलाफ सरकार की तैयारियों को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी से सवाल किया है कि एम्फोटेरेसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है? मरीज को ये दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है? इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है? राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं सवाल। गौरतलब है कि राहुल गांधी कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जीरो वैक्सीन नीति पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। दुखद सच। यही नहीं, शनिवार को भी राहुल गांधी ने
ट्वीट कर पीएम मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी की झूठी छवि के लिए उनकी सरकार के किसी विभाग के मंत्री किसी भी विषय पर बोलने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कोरोना का टीकाकरण अगर सही रफ्तार से चलता रहा तो टीकाकरण में 3 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पॉजिटिव शशि थरूर ने अस्पताल से जारी किया वीडियो, बोले देश में सभी को फ्री मिलनी चाहिए वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कोरोना का इलाज चल रहा है। इस दौरान उन्होंने बुधवार को अस्पताल से एक वीडियो पोस्ट किया है। इसके जरिए उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया कि दिसंबर तक सभी भारतीयों का टीकाकरण कैसे होगा। शशि थरूर ने आश्चर्य जताया कि कैसे सरकार दिसंबर के अंत तक पूरी आबादी को टीका लगाने की योजना बना रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।